हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 3 होगा। हम इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करा था। उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज को देखा था, किन किन ने इसकी डिस्कवरीज की थी। उसके बाद हमने पार्ट 1 में 2 मॉडल्स को डिस्कस करा था। एक था हमारा थॉमसन्स मॉडल, दूसरा था हमारा रदरफोर्ड मॉडल। पार्ट 2 में हमने अपने बोर्स मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। बोर्स मॉडल ने जो हमें बोर वाली स्कीम दी थी, उसके बेसिस पे हमने शेल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है उसके बारे में देखा था। वहां पे हमने थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में भी डिस्कस किया था कि वैलेंसी क्या होती है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें क्या-क्या कंप्लीट करना है, तो आज के लेक्चर के अगर हम टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो वो है, एक है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है उसको समझेंगे। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी एटम के एटॉमिक नंबर को क्या कहा जाता है। मास नंबर क्या होता है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज के हमारे टॉपिक होने वाले हैं, जो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है हमारा वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी से समझते क्या है हम। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। मतलब एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम कहेंगे, वैलेंसी। ठीक है। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं वैलेंसी क्या होगी किसी एटम की, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करके अपने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अगर वैलेंसी के बारे में बोला जाए तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी हमारी एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की। ठीक है। और हम एक चीज और यहाँ पे देखेंगे, वैलेंसी के साथ साथ यहाँ पे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बोला गया है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाए, फॉर एग्जांपल हमने लिथियम के बारे में बात करी। हमें पता है जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो होता है 3। ठीक है। एटॉमिक नंबर 3, अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें या फिर उसको हम शेल्स में फिल करें, तो हमारे पास कौन-कौन सी शेल्स होती हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। ठीक है। अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को देखें, तो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसके पास इतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। और अब एक चीज और हम यहाँ पे देखेंगे कि के, एल, एम और एन, अब अगर हम यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को करें, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, के वाली शेल पे हमें पता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारी के शेल में फिल हो गए, तो एल वाली में रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। अब अगर हम यहाँ पे इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए, तो सेंटर पे हो गया हमारा न्यूक्लियस। उसके साथ साथ ये हो गई हमारी के शेल। इस के शेल में पहले हम अपने के 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, देन उसके बाद हम अपने इस एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। ठीक है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, तो के शेल में हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा। ठीक है। और अगर हम एल वाली शेल को देखें, तो एल वाली शेल पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब हमने क्या बोला है, यहाँ पे हमने वैलेंसी के बारे में बात की थी कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। मतलब एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। या फिर हम ये बोल दें कि ये स्पेशली जिस किसके बारे में बात की जा रही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कैन बी गेन, लॉस और शेयर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स विथ देयर
एटम्स, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वैलेंसी क्या है? वैलेंसी हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी है किसी भी एटम की। अगर किसी एलिमेंट के एटम के बारे में बात करें तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को बताता है कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। क्या वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है? कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर पा रहा है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो ले पा रहा है? दूसरा, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर पा रहा है, ठीक है? तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। अब हमें क्या करना है, इसी लॉस और गेन के कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये वैलेंसी में लॉस गेन का कॉन्सेप्ट है क्या? क्या कहना चाह रहा है कि लॉस से मतलब क्या है, गेन से मतलब क्या है? तो वही चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। अब इसको समझाते हुए यहाँ पे एक चीज़ और बोली गई है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिसको अभी हमने देखा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे अगर हमने ये लिथियम का स्ट्रक्चर बनाया है, हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे और हमने उसके स्ट्रक्चर की फिलिंग करी है। K वाली शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करा है और L वाली शेल में हमने 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करा है। अब इसी से हमें पता चलेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जो भी हमारी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वही बोला गया, आउटर मोस्ट शेल में, यानी जो सबसे बाहर वाली शेल होगी, उसमें जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अगर यहाँ पे हमसे कोई पूछे कि लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग बताओ, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि जो हमारा लिथियम है, उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? उसमें है हमारे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यही 1 इलेक्ट्रॉन हमारे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है। अब क्या बोला गया है, इफ एन एटम्स, ठीक है, अगर किसी एटम के अंदर उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो क्या होगा? हमारी दे आर इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव एंड देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज जीरो। सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम देखें, जैसे ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारी के शेल है। हमें पता है के शेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने चाहिए? के शेल में हमें पता है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? 2। तो यहाँ पे हमने एक फिल करा, यहाँ पे हमने एक और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे अपने एल शेल तक की बनाए, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के पास हमारी ये के शेल हो गई और ऐसे ही ये हमारी कौन सी शेल हो गई? एल शेल। अगर किसी भी शेल के अंदर जो हमारी के वाली शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो यहाँ पे ये डबलेट का रूल फॉलो करता है। डबलेट मतलब कि आउटर मोस्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? 2। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम देखें, तो के शेल पे अगर हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी और एल वाले में 8 की फिलिंग करेंगे, क्योंकि हमें पता है एल में लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जा सकती है, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी एल शेल है, एल शेल के अंदर हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये कौन से रूल को फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन की ही फिलिंग होनी चाहिए और यहाँ पे हमारे पास एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल है, तो ये क्या हो गया? हमारे ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। और जो हमारा के शेल है, के पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पे ये हमारे डबलेट को फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट बोला गया है, इफ एन एटम्स आउटर मोस्ट शेल इज कम्प्लीटली फिल। देखो, के वाली शेल भी अगर हमारी कंप्लीटली फिल्ड है, या हमारी एल शेल भी कंप्लीटली फिल्ड है, या फिर हमारे पास जो भी शेल्स है के, एल, एम और एन, ये चारों अगर हमारी कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो जो हमारा इसकी वैलेंसी होगी या इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी, वो क्या होगी? 0। देखो, वैलेंसी 0 होने का रीजन क्या है? यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे थे, यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो इसकी आउटर मोस्ट शेल से लॉस होंगे या फिर क्या होंगे? गेन। लॉस और गेन होने का रीजन क्या है? कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा या इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो उसका एक ही रीजन है, वो कब होगा? जब उसका या तो ऑक्टेट फिल नहीं होगा या फिर उसका डबलेट फिल नहीं होगा। मतलब लास्ट वाली शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे या फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे।
अब यहाँ पे अगर हम देखें के शेल पे भी हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और ऑलरेडी के में 2 की फिलिंग है, तो यहाँ पे जो इसकी वैलेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन कम होता तो वो अपने अंदर से लॉस करता या गेन करता, लेकिन यहाँ पे वो ऑलरेडी जितने उसकी रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी फिल है, तो वो ना उस अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना ही तो गेन करेगा। सेम एल शेल में अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है और हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ना तो यहाँ पे लॉस का केस होगा ना ही यहाँ पे गेन का केस होगा, यानी इस कंडीशन में वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। और ऐसे एटम जिनकी लास्ट वाली शेल हमेशा फिल होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव। इनर्ट और लीस्ट रिएक्टिव कहने का रीजन ये है क्योंकि ना ही उनमें कोई लेन देन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो रिएक्ट नहीं करते, इस वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, लीस्ट रिएक्टिव बोला जाता है। और उनकी वैलेंसी भी कैसी रहती है, 0 वैलेंसी शो करते हैं। ये ज्यादातर हमारी कौन सी गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा हीलियम हो गया, क्रिप्टन हो गया, आर्गन हो गई, ये सारी जो भी हमारी गैसेस हैं वो कौन सी हैं, इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस जिन्हें हम बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल की हमेशा क्या होती है, फिलिंग होती है। अगर यहाँ पे अगर हम हीलियम को लेके समझें, जैसे हीलियम को देखा जाए तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 2। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएं तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गई हमारी के शेल, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ये कर दी और एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ये कर दी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये डबलेट फिल है, यानी आउटर मोस्ट शेल एकदम फिल है, इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। और वैलेंसी जिसकी 0 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस। देखो नीचे भी वही एग्जांपल दे रखा है ऑफ द इनर्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द इनर्ट एलिमेंट्स हीलियम, हीलियम के बारे में दे रखा है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने एक की फिलिंग यहाँ करी और एक की फिलिंग यहाँ करी, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में। एंड द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जो हमारे अदर एलिमेंट्स होते हैं उनमें लास्ट में कितने शेल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8। एटम्स हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल हैविंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, अगर किसी भी एटम के लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स में या फिर लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे हम बात करें Ne, Ne होता है हमारा नियॉन, ठीक है, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो हो गया हमारा 10। अगर इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको के, एल और एम की शेल में डिवाइड किया जाए, के शेल, एल शेल और एम शेल, के वाली शेल में आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल वाली शेल में हो गए हमारे 8, यानी 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, के शेल एंड देन एल शेल। के शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये रहा। ऐसे ही जो हमारी एल वाली शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो गई है और वो कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यानी लास्ट में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है, तो ये कौन सी गैस में जाएगा, ये हो जाएगी हमारी इनर्ट गैसेस।
तो यहाँ पे वैलेंसी का कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने वैलेंसी को समझा। वैलेंसी क्या थी? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है तो उसे हम बोलेंगे इनर्ट गैस या फिर लीस्ट रिएक्टिव। इनर्ट गैस और लीस्ट रिएक्टिव कहने का रीजन ये है कि क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट शेल एकदम फिल है, तो ना ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, ना ही वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उसमें बोला गया है इफ एन एटम्स, अगर कोई भी एक हमारे पास एटम है, आउटर मोस्ट शेल इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड। वहां पे क्या था? इनर्ट गैसेस में हमारे वो कंप्लीटली फिल्ड हो रहे थे। लेकिन इस वाले पॉइंट में बोला गया है अगर हमारी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगी तो वो हमारे स्टेबल नहीं होंगे। देन इट इज नॉट स्टेबल, इट विल ट्राई टू अटेन स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए या तो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन को, या तो गेन करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे दूसरे एटम के साथ, ताकि वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कर सके? ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कर सके। जैसे यहाँ पे हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने वैलेंसी को समझा था, सोडियम और क्लोराइड का एग्जांपल लिया था। यहाँ पर भी अगर हम एक एग्जांपल लें, NaCl, ठीक है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो NaCl है, या फिर अलग अलग अगर हम दोनों को लेते हैं, Na के बारे में बात करें तो Na का एटॉमिक नंबर हो गया 11, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसको अगर हम फिलिंग करेंगे तो K वाली शेल पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेम ऐसे ही जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें अलग इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन के बारे में देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो गया हमारा 17।
यहाँ पे हम देखेंगे क्या बोला गया है, इफ एन एटम्स आउटर मोस्ट शेल इज नॉट कम्प्लीटली फिल्ड। देखो, अगर कोई भी एटम की आउटर मोस्ट शेल हमारी कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगी तो क्या होंगे, यहाँ पे हमारे कुछ केसेस होंगे। सबसे पहला, या तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, किसी और को दे देगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, या फिर वो क्या करेंगे, यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयर करके दोनों अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। अभी हम यहाँ पे लॉस और गेन वाला देखते हैं। लॉस और गेन में क्या दे रखा है कि जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 11। अगर हम इस 11 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो के, एल और एम, यानी के में दो इलेक्ट्रॉन, एल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन और बचा एक इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारी एम वाली शेल में। तो यहाँ पे भी हमने सॉरी, वही क्या है, के वाली शेल में एक इलेक्ट्रॉन ये रहा हमारा, दूसरा ये रहा, ठीक है। एल वाली शेल में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और जो हमारी लास्ट वाली एम शेल है वहां पे हमारा एक इलेक्ट्रॉन रह गया है। अगर वही हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 11, और उसकी के, एल और एम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हम शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं। तो के अंदर हो गई 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल के अंदर हो गई 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम वाली शेल के अंदर हो गए हमारे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि जो भी एटम है अगर उसे स्टेबल होना है, उसको रिएक्ट नहीं करना है, लीस्ट रिएक्टिव रहना है, या स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, तो उसके लास्ट वाले शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो हमेशा, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी शेल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास दोनों में एम शेल है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का तो कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं है। लास्ट वाली शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8, जिसकी वजह से वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, ऑक्टेट वाली। लेकिन जो हमारा सोडियम है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन है उसके पास लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों को लास्ट में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अगर सोडियम अपनी एम शेल को फिलिंग करने के लिए बाहर से 8 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है तो उसको हाइयर एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक ऑलरेडी एक जगह, मानो फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारे पास एक रूम है, उस रूम के अंदर सिर्फ एक ही बेंच है, ये रही। अब इस बेंच के अंदर सिर्फ हमें पता है कि एक बेंच में सिर्फ कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं, एक स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम इसी एक बेंच में ऑल 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 8 स्टूडेंट्स को बैठाने की कोशिश करें, क्या वहाँ पे स्पेस मेंटेन हो पाएगा? नहीं। तो वही चीज़ बोली गई है कि अगर एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी जो हमारा सोडियम है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को और लेता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे, जिसकी मदद से उसका लास्ट वाला ऑक्टेट रूल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसे वो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए जो सोडियम है वो एनर्जी का ध्यान रखते हुए वो क्या करता है? अपने अंदर से इस 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, यानी अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, निकाल देगा। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का होता है क्या है? जैसे क्लोरीन है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते ही क्या होगा? सोडियम के पास लास्ट में कितने शेल बचेंगे? 2 और 8, यानी के और एल शेल बचेगा, जिसमें 2 और 8 लास्ट वाली शेल उसकी फिल है, यानी ये क्या हो गया हमारा? स्टेबल हो गया। अब इसमें क्या होगा? सोडियम ने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा उतने उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर गेन होता है तो अगर गेन होता है तो हमारा नेगेटिव का चार्ज होता है। ठीक है। शेयरिंग में क्या होगा? ना लॉस होगा ना गेन होगा, दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे और आराम से अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे सोडियम ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है, तो इस पे +1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब बात आती है क्लोरीन की। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या तो वो अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे, यानी निकाल दे अपने
7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा तो उसका लास्ट वाला शेल 8 बचेगा, यानी उसकी आउटर मोस्ट शेल फिल हो जाएगी। या तो वो अपने अंदर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो भी उसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगी। अब उसको अपने अंदर से 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए भी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को किसी से गेन करेगा, ठीक है? वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इस वजह से इस पे कितने का चार्ज आ जाएगा, Cl माइनस का चार्ज। तो ये जो माइनस प्लस क्या है, ये माइनस प्लस उसकी वैलेंसीज है कि वो अपने अंदर से कितने एटम को रिलीज कर रहे हैं, कितने एटम को अपने अंदर गेन कर रहे हैं। जैसे अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो Mg का साइन होता है Mg2+। यहाँ पे इस 2+ का काम क्या है कि यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एक है हमारा एल्यूमिनियम Al3+, ठीक है? इस 3+ का मतलब क्या है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से लॉस किया, यानी अपने अंदर से रिलीज कराए, ताकि कोई और एटम उसको लेकर के अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सके। साथ ही साथ एल्यूमिनियम अगर अपने अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो भी उसकी जो स्टेबिलिटी है एटम की, वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे वो यही कहना चाहता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरी तरीके से फिल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे बस एक यही चीज़ होती है, या तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देंगे, या वो किसी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, या फिर वहाँ पे शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। Next point, the number of electron lost, gain or shared by an atom to attain octet configuration is the combining capacity और valency of the atom, ठीक है? जो भी जितने भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे या गेन करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछे कि सोडियम की वैलेंसी बताओ, तो हम क्या बताएंगे, सोडियम की +1 की वैलेंसी है। अब यहाँ पे ना प्लस और 1 से दोनों चीज हमारे पास कंफर्म होती है। देखो +1 को अगर हम ब्रेक करें तो इस प्लस से पता चलता है कि उसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है, और 1 से पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसने लॉस करा है। वहीं अगर हम देखें Cl नेगेटिव, ठीक है? Cl के ऊपर हमारा चार्ज होता है -1 का, तो -1 से क्या पता चलेगा, माइनस से पता चलेगा कि उसने गेन करा है इलेक्ट्रॉन, और +1 से पता चलेगा कि उसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। तो वही बोला गया है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है, अपने अंदर से रिमूव किया जाता है या गेन किया जाता है या शेयरिंग की जाती है, वही उसी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या फिर उसकी वैलेंसी को भी वो शो करता है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम्स कैन इजिली लॉस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम स्टेबल, सो देयर वैलेंसी इज 1, ठीक है? जो हमारा हाइड्रोजन है उसके ऊपर भी हमारा +1 का चार्ज होता है, लिथियम के ऊपर भी हमारा +1 का चार्ज होता है, और सोडियम के ऊपर भी हमारा +1 का चार्ज होता है, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने अंदर से क्या कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, इस वजह से उनकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, ठीक। उसके बाद हमारे पास दूसरा दे रखा है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम के ऊपर होता है हमारा Mg2+। इस 2+ से क्या पता चल रहा है कि उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करा है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी, यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। नेक्स्ट दे रखा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम का साइन होता है Al3+, ठीक है? Al3+ से पता चल रहा है उसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, उसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, या फिर ये बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 4। यहाँ पे उसने ना लॉस के बारे में बात करी है, ना ही उसने गेन के बारे में बात करी है, उसने किसके बारे में बात करी है, शेयर्स के बारे में। तो इसमें शेयर का क्या मतलब है, जो हमारा कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 4। जैसे हमें पता है कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6,
अगर इसको हम फिलिंग करें के, एल और एम में, तो के शेल में हमारे गए 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम देख सकते हैं कि 8 का हाफ होता है 4, यानी उसके पास दोनों चीज़ है, या तो वो अपने अंदर से लॉस कर दे 4 इलेक्ट्रॉन या अपने अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। तो वो क्या करता है, ना ही तो वो लॉस करता है, ना ही तो वो गेन करता है, वो एक अलग चीज़ को अपनाता है, वो क्या है? शेयरिंग, ठीक है? वो शेयर्स करता है इलेक्ट्रॉन को, कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, इस वजह से उसकी वैलेंसी क्या हो गई 4। जैसे अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, वैसे तो ये हमारा 10th क्लास का पार्ट है, यहाँ पे बोल रखा है CH4। तो जो CH4 का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगा? तो वो इस तरीके से बनेगा, थोड़ा देखो। CH4 में यहाँ पे H4 का मतलब क्या है, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 4। अगर हम कार्बन के लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन को बनाए, ये हो गया हमारा कार्बन। कार्बन के पास लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या करा, डॉट से उसके चारों इलेक्ट्रॉन को बना दिया, 1 2 3 और यहाँ पे ये हो गया हमारा 4। अब उसके बाद हमें कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो एक हाइड्रोजन हमारा ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा हमारा और एक ये रहा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टार से बनाएंगे। तो हाइड्रोजन जो होता है, देखो, जो हमारा हाइड्रोजन है इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? वो है हमारा 1। तो इसकी अगर हम फिलिंग करें तो K वाली शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, अपने डबलेट को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, यानी उसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अगर वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो क्या हो जाएगा, तो भी उस स्टेबल हो जाएगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है वो, तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन की उसको नीड है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती कैसे? तो यहाँ पे क्या करता है, कार्बन के साथ अगर हम देखें तो देखो, लास्ट वाली शेल के हमने हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ दिखा दी कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसके हो गए, हमारे हाइड्रोजन के। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि जो के वाली शेल है उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन कार्बन से पूरा इलेक्ट्रॉन ना लेकर के वो इस कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से देखो हाइड्रोजन के पास 1 और 2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी इसका डबलेट हो गया पूरा। सेम यहाँ वाले हाइड्रोजन में भी यही चीज होगी, ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास शेयर कर लेगा, जिससे कार्बन का भी काम हो रहा है, हाइड्रोजन का भी काम हो रहा है। यहाँ पे भी जो ये हाइड्रोजन है ये हमारे इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेगा और शेयरिंग करेगा। सेम यहाँ पे भी जो हमारा एक हाइड्रोजन है वो कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को लेके शेयरिंग करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 एंड 2 हाइड्रोजन का डबलेट फिनिश, 1 एंड 2 इस वाले हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट, 1 एंड 2 इस वाले हाइड्रोजन का भी डबलेट कंप्लीट एंड 1 एंड 2 जो ये चौथा हाइड्रोजन है इसका भी डबलेट कंप्लीट, यानी चारों हाइड्रोजन के डबलेट कंप्लीट हो गए। अब बची कार्बन की बारी। तो कार्बन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल है में है, उसे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए उसे क्या करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन की कहीं से साझेदारी करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, देखो कार्बन के पास 1 2 3 4 खुद के 4 इलेक्ट्रॉन तो है, वो एक इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा 5, देन वो इस वाले हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा 6, उसके बाद वो इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा 7 और इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा 8। अब इससे क्या होगा, देखो कार्बन के भी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे कार्बन ने क्या करी है, कार्बन ने यहाँ पे करी है शेयरिंग, यानी वो जब शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की तो उसकी मदद से भी उसके जो लास्ट वाली शेल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल हो जाती है, जिसकी वजह से जो उसकी वैलेंसी है वो कितनी आती है, 4। तो यहाँ पे क्या कराया गया है, यहाँ पे शेयरिंग की गई है, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। शेयरिंग की जाती है जब इलेक्ट्रॉन्स की, तो ना ही तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है, ना ही तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, वहां पे सिर्फ शेयर किया जाता है। जैसे मान लो दो एक बेंच है, या फिर ये समझ लो कि एक इम्पोर्टेंट लेक्चर चल रहा है और टीचर्स ने वहां पे हमें नोट्स लिखने के लिए किया है। दो फ्रेंड्स है, दोनों फ्रेंड्स में से किसी के पास पेन नहीं है तो किसी के पास पेपर नहीं है, तो वहां पे वो क्या करते हैं कि एक लोग पेन देता है एक लोग पेपर देता है, तो उससे क्या होता है वो नोट्स कंप्लीट होते हैं जो बाद में दोनों फ्रेंड्स के काम में आते हैं। तो यहाँ पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वही हुआ है कि कार्बन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिए हैं और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए हैं, जिससे हाइड्रोजन का डबलेट भी फिनिश हो गया और जो हमारा कार्बन है उसका भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फिल हो गई है।
अब यहाँ पे हमारे पास गेन वाले एग्जांपल्स है। क्या बोल रखा है? फ्लोरीन का साइन क्या होता है? फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन अपने अंदर आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। इसकी वजह से उसके ऊपर साइन कितने का होता है? इसके ऊपर साइन होता है हमारा -1 का, ठीक है। जो हमारा फ्लोरीन है, इसका सिंबल हो गया एफ। एफ के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव का चार्ज। यहाँ पे एक नेगेटिव है, यानी देखो नेगेटिव का मतलब होता है गेन, और एक है तो एक इलेक्ट्रॉन की उसने गेन करी, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारी उस एटम की या उस एलिमेंट्स की वैलेंसी को शो करेगा। ऑक्सीजन होता है हमारा O2-, यानी उसने गेन करे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? टोटल 2। नाइट्रोजन होता है हमारा N3-, ठीक है, जिसकी वजह से उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3। अगर यहाँ पे हम मोटे-मोटे शब्दों में बात करें कि एक्चुअली में वैलेंसी होती क्या है, तो ये समझ लो कि ये हमारा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम वैलेंसी को पूरे फ्लो में बताएंगे। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है हमारी किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब वो कंबाइनिंग कैपेसिटी में 3 केस होते हैं, या तो वो लॉस करे, या तो वो गेन करे, या तो वो शेयर करे। किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। या तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, निकालेगा ताकि कोई और ले, या तो गेन करेगा, किसी से लेगा, या शेयर करेगा। अब देखो लॉस वाले या फिर गेन या शेयरिंग वाले में क्या होगा? लॉस और गेन में अगर कोई एग्जाम्पल में प्लस और यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक नंबर होगा, जैसे 1 है, तो +1 से क्या पता चलेगा? इस प्लस के साइन से ये पता चलेगा कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करा, अपने अंदर से निकाला है, रिमूव करा है। और यहाँ पे जो +1 है, इसका मतलब है कि वहां पे वो क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लॉस हुआ है। और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करते हैं? हमारी वैलेंसी। अगर हमारे पास कोई दे रखा है -4, जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे इस माइनस का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन को लिया है, और इस 4 का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया गया है, और यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? हमारे उस एटम की वैलेंसी। तो बस हमें वैलेंसी के ये छोटे-छोटे से पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, कि सबसे पहला वैलेंसी हमारी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन्स की आपस में उनमें शेयरिंग हो रही है। अगर प्लस का चार्ज है, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है। अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो एक चीज हमें याद रखनी है, वो कौन सा आयन की फॉर्मेशन होती है? कैटायन की। हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। और जो अगर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें हमारे कौन से आयन की फॉर्मेशन होती है? एनायन की, ठीक है। तो ये जो चैप्टर 3 और 4 है, इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैंगे, बहुत मैच करते हैं एक दूसरे को, तो ये हमें अच्छे से करते हुए चल रहा है, ताकि चीजों को मिला के याद करेंगे तो वो हमें जल्दी याद हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो वही चीज देखो यहाँ पे दे रखी है, एटॉमिक नंबर बराबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कौन से होते हैं? जिसपे हमारे पॉजिटिव का चार्ज होता है, वो हमारे कहलाते हैं प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछे एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर हमें सिंपल बताना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसके न्यूक्लियस में, उसी को क्या बोलेंगे हम? एटॉमिक नंबर, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसके न्यूक्लियस में, वही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा उस एटम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल दे रखा है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यानी उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है? 1। हीलियम में हमारे 2 प्रोटॉन्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर हो गया 2। लिथियम में हमारे 3 प्रोटॉन्स है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 3।
यहाँ से यहाँ तक कि हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम हमें 1 से लेके 20 तक अगर याद करें, तो जैसे अगर हमसे कोई पूछे बताओ एल्यूमीनियम में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट वो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, तो हमें पता है एल्यूमीनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 13 प्रेजेंट हो जाएंगे। तो बस एक ही चीज याद रखनी है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, हमारा एटॉमिक नंबर। अब बात आती है मास नंबर की। मास नंबर क्या होता है, ठीक है? तो मास नंबर होता है हमारा, देखो, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी अगर हम प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, उस एटम का मास निकल के आता है। यहाँ पे P से मतलब है प्रोटॉन और N से मतलब है न्यूट्रॉन, ठीक है? अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, उसका मास नंबर। मास नंबर यानी वो कितने मास को कैरी करता है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को ऐड करना है, जिससे हमारा मास नंबर निकल के आ जाएगा। वही बोला गया है कि किसी भी एटम का जो मास है वो ज्यादातर क्या होता है, मेनली होता है कि उसमें मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे, या क्योंकि हमें पता है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं। और अगर न्यूक्लियस, और ये भी चीज हमने पढ़ी थी कि जो हमारा मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास है वो कहाँ पर पाया जाता है, न्यूट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस पे ही पाया जाता है। तो प्रोटॉन्स भी हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स भी हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ओवरऑल पूरे एटम का एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कार्बन। कार्बन का मास नंबर 6 हो गया। 6 क्यों? क्योंकि हमारे पास 6 उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, 6 उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और 6 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 के आ जाएगा उसका एटॉमिक मास। और हमें पता है यू स्टैंड्स फॉर, चैप्टर नंबर 3 में ये भी पढ़ाया गया है कि यू किसके लिए है। यहाँ पे दे रखा है 12 यू। इस यू का मतलब क्या है, इस यू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? जिसको हम पहले लिखते थे AMU, लेकिन अब हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ यू से। वही एल्यूमिनियम का हमारे पास एग्जांपल गिवन है, एल्यूमिनियम का मास नंबर हो गया 27। क्यों? क्योंकि इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 क्या है, न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया इसका टोटल मास 27 यू। सल्फर का हमें मास दे रखा है 32, यानी इसमें 16 प्रोटॉन है और 16 न्यूट्रॉन, जिसका जो एटॉमिक मास आ जाएगा फिर कितना आएगा, 32 यू। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करा है, जिससे हमारे पास उसका मास नंबर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला भी गिवन है, इसको हम जैसे यहाँ पे मैंने पीछे लिखा था, मास नंबर इज इक्वल टू में ऐसे करके कि P प्लस एन, यानी प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, उस एटम का मास आ जाएगा। सेम वही दे रखा है कि मास नंबर इज इक्वल टू में, मास नंबर इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी P एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी N। अगर हम P और N को जोड़ देंगे, यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मास नंबर। तो अभी तक दो चीज अच्छे से क्लियर हो गई है कि वो क्या क्या है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, ठीक है? कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, वही हमारा एटॉमिक नंबर कहलाएगा। वहीं अगर हम मास नंबर के बारे में बात करें तो मास नंबर होता है हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो उससे हमारा किसी भी एटम का मास नंबर निकल के आ जाएगा।
अब यहाँ पे आइए रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी एटम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिखने का तरीका क्या होगा जिसमें हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों को रिप्रेजेंट कर सके। तो देखो यहाँ पे दे रखा है हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर में इन द नोटेशन ऑफ एन एटम। नोटेशन का मतलब होता है उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है। अगर हम किसी एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें हम उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ये एक्स है, ये एक्स क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा। ठीक है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट यानी कोई भी एक एलिमेंट होगा, जैसे हमारे पास सोडियम हो गया या फिर कार्बन हो गया, तो उन सबका कोई भी सिंबल। यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल भी लेंगे, ए क्या होगा, ए होगा हमारा इसमें मास नंबर। ठीक है, और जो हमारा जेड होगा, और ये जेड होगा हमारा उसका एटॉमिक नंबर। तो वही चीज है, यहाँ पे हमें देखना है कि किस बारे में बात की जा रही है। तो जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर, यानी उसका एटॉमिक नंबर क्या है। ए स्टैंड्स फॉर मास नंबर, वो कितना उसमें मास है। एंड एक्स स्टैंड्स फॉर सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, उस एलिमेंट का सिंबल क्या है। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें, कार्बन हो गया हमारा सी, सी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कार्बन जो है हमारा एक एलिमेंट है जिसका सिंबल हो गया सी। अगर हम कार्बन के मास नंबर के बारे में बात करें, तो कार्बन का मास होता है हमारा 12, तो हम उसको ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें पता है मास जो होता है वो ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6, तो ये जो 12 है, ये 12 हो गया उस कार्बन का मास नंबर, और ये जो 6 है ये हो गया हमारे इस कार्बन का एटॉमिक नंबर। यानी अगर हमारे पास कोई इस फॉर्म में किसी भी एटम को लिख के देता है, तो इससे हम आसानी से उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर को निकाल सकते हैं कि जो हमारा ऊपर रिप्रेजेंट होता है वो मास को शो करता है, और जो हमारा एलिमेंट के नीचे रिप्रेजेंट होता है वो हमारे एटॉमिक नंबर को शो करता है। अब आती है बारी आइसोटोप्स की। ये जो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये मास नंबर और एटॉमिक नंबर, इसको पढ़ने का क्या रीजन है। अब अगर हम इसको समझ जाएंगे कि जो हमारा एलिमेंट के ऊपर होता है, या फिर ये बोल सकते हैं, इसको याद करने का तरीका है कि एलिमेंट की टोपी होती है मास नंबर, और एलिमेंट का जूता होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब इसी मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमारे पास दो और पॉइंट्स हैं, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब जो हमारा आइसोटोप्स होंगे उसमें क्या बोला गया है कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जो उसका मास नंबर है, जो उसका मास नंबर है वो क्या रहेगा, चेंज रहेगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स जिनके सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा और मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। अब यहाँ पे हमारे पास तीन एग्जांपल दे रखे हैं किसके, हाइड्रोजन के, तो वो क्या है, देखो, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 3 स्ट्रक्चर है, यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप दे रखे हैं। जो सबसे पहला वाला है उसे हम बोलते हैं प्रोटियम, PROTIUM, प्रोटियम। क्यों, देखो, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं हम H से, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 1। अब यहाँ पे हम प्रोटॉन को ही काउंट करें, मास नंबर को देखें, अगर हम यहाँ पे इसका मास नंबर निकाल लें, M इज इक्वल्स टू में N+P। ठीक है, M इज इक्वल्स टू में न्यूट्रॉन हमारे पास है नहीं, और जो हमारा प्रोटॉन है वो सिर्फ एक है, यानी इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 1। और हाइड्रोजन का हमने यहाँ पे एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर दिया 1। सेम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन 2 है इसका नाम है हमारा प्रोटियम और ड्यूट्रियम।
सबसे पहले वाला जो हमारा आइसोटोप है वो है प्रोटियम, ठीक है? प्रोटियम है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसके मास को निकाले तो मास बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है? न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ है नहीं तो 0 प्लस प्रोटॉन 1 है तो इसका एटॉमिक मास कितना आ गया 1। अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ये हो गया और मास नंबर ऊपर आ गया 1, ठीक? ड्यूट्रियम में देखें जो हमारा ड्यूट्रियम है दूसरा, उसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो गया 1। अगर यहाँ पे हम इसके मास को निकालें तो मास बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। न्यूट्रॉन भी एक प्रोटॉन भी एक तो इसका मास नंबर क्या हो गया 2, यानी हाइड्रोजन का मास हो गया यहाँ पे 2। ये हो गया हमारा ट्राइटियम, ठीक है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अगर यहाँ पे इसके हम मास के बारे में बात करें, मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं 2, प्रोटॉन हो गया 1, यानी इसका यहाँ पे मास नंबर हो गया 3। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो तीनों केसेस में हमें एक चीज दिख रही है कि एटॉमिक नंबर सेम है, यानी उसका जो नीचे वाला पोर्शन है या फिर जिसे हम बोल रहे थे जूता और टोपी, तो इसका जो बेस है वो सेम है, यानी दोनों का तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन अगर इसके मासेस के बारे में बात की जाए, टोपियां दो तीनों की अलग अलग है, एक का 1 है, एक का 2 है और एक का 3 है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी टोपियां अलग होती है। टोपियों का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिनका मास नंबर क्या होगा अलग होगा, वो हमारे क्या कहलाएंगे आइसोटोप्स। तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के इन तीनों आइसोटोप्स का नाम पता होना चाहिए, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। तीनों के एटॉमिक नंबर, मास नंबर और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ये सब पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल दे रखा है कार्बन का, C12 एंड C6। देखो यहाँ पे एक दे रखा है C6, हमारे पास दोनों कार्बन है, ठीक है? दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है हमारा सेम, लेकिन एक का एटॉमिक मास है 12 और एक का एटॉमिक मास है हमारा 14। क्या अब हम इस 12 और 14 से इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे एक है हमारा C612, एक है हमारा C6H14। अगर हम यहाँ पे इसी के थ्रू, चलो एक क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अगर हम इसमें देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6, ठीक है? और हमें पता है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसके क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है? अब दूसरी चीज हमें दे रखी है यहाँ पे मास नंबर। मास नंबर बराबर होता है हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के। मास नंबर हो गया हमारा 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें पता नहीं तो उसको हमने n रख दिया और प्रोटॉन्स हो गए 6। तो यहाँ पे अगर हम न्यूट्रॉन को निकाले, प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 12 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हमारे 6। अगर हम यहाँ वाले केस में देखें तो इस वाले केस में भी हमारे पास क्या है एटॉमिक नंबर हो गया 6, यानी इतने ही इसके पास क्या होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। मास नंबर को देखें तो हमारा मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी मास नंबर हो गया 14। न्यूट्रॉन्स हमें पता नहीं, प्रोटॉन्स हो गए हमारे 6। तो न्यूट्रॉन्स को निकालने के लिए 14 में से 6 को माइनस करेंगे, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक? तो यहाँ पे हमने देखा कि जो C612 था और जो C614 था, दोनों में क्या डिफरेंस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंस है। जिसमें हमारा उसका मास नंबर 12 है उस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 6 हैं, और जिसमें हमारा मास नंबर 14 है उसमें हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है 8। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, यानी जूते सेम है टोपियां अलग है, और जिनकी टोपियां अलग होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। इसी आइसोटोप्स के बेसिस पे हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया जिसमें हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकाला है। तो एटॉमिक नंबर मास नंबर के बेसिस पे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आती है एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी ये जो आइसोटोप्स हैं उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस पर्पस में हम इन आइसोटोप्स को यूज कर सकते हैं। तो आइसोटोप्स को कहाँ कहाँ यूज करा जाता है, सबसे पहले दे रखा है यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें हम यूरेनियम के आइसोटोप को यूज करते हैं, किस फॉर्म में एज अ
फ्यूल की फॉर्म में और कहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में। दूसरा दे रखा है जो कोबाल्ट का आइसोटोप है उसको यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन के आइसोटोप को यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर में, ठीक है। और जो हमारा कार्बन 14 है इसको यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग के पर्पस में। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है जो पेपर में पूछा जाता है, वो है हमारा ये मेडिकल पर्पस, ठीक है। पेपर में पूछते हैं कि मेडिकल पर्पस के बेसिस पे ये बताओ कि आइसोटोप्स का यूज कहाँ होता है। तो हमारे पास दो एग्जांपल हैं, जो एक है कोबाल्ट, कोबाल्ट का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, और जो हमारा गोइटर है उसका यूज किया जाता है, सॉरी जो आयोडीन है उसका यूज किया जाता है गोइटर के ट्रीटमेंट पे। तो ये मेडिकल पर्पस वाले तो बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कई बार सीबीएसई में रिपीट होकर के भी आए हुए हैं। लास्ट टॉपिक आइसोबार्स। आइसोटोप्स में क्या था, टोपिया डिफरेंट थी, बार्स में क्या होगा, नीचे के जूते डिफरेंट होंगे, मतलब उसके क्या होंगे, एटॉमिक नंबर अलग होंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास दे रखा है डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स होंगे और उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, लेकिन मास नंबर क्या होंगे, सेम, ठीक है। दीज पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या दे रखा है एग्जांपल देखो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, लेकिन दोनों के मास नंबर क्या है 40। इसका यही एक एग्जांपल है जो हमें याद करना है, वो क्या है कि जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है हमारा 20, ठीक है। और जो हमारा आर्गन है AR, उसका भी एटॉमिक नंबर क्या होता है 18, लेकिन दोनों के जो मास नंबर की बात की जाए वो कितना है 40, यानी यहाँ पे टोपियां सेम है, जूते क्या हो गए डिफरेंट। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे आइसोबार्स। आइसोटोप्स वो जिसका मास नंबर डिफरेंट हो, आइसोबार वो जिसका क्या हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो हमारे क्या कहलाएंगे आइसोबार्स। एक एग्जांपल हमें और इसमें गिवन है, Fe एंड निकल हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट हैव द सेम एटॉमिक मास नंबर्स, यानी 58 जो हमारा आयरन है और निकल है, इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है सेम। इस वजह से अभी किसका एग्जांपल हो गया आइसोबार का। लेकिन अगर हमसे एग्जाम पे पूछा जाए तो हमें एग्जाम पे किसी का एग्जाम्पल देना है, क्योंकि जल्दी याद हो जाता है कैल्शियम और आर्गन वाला, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने किस बारे में बात करी, वैलेंसी के बारे में बात करी। उसके बाद हमने क्या करा, वैलेंसी के साथ साथ एटॉमिक नंबर को देखा, जिसमें हमने देखा जो एटॉमिक नंबर है वो बराबर होता है हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। उसके बाद हमने मास नंबर को देखा, मास नंबर में हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मास नंबर निकल के आएगा। और हमने एक चीज और देखी थी, अगर कोई हमारे पास एक्स सिंबल है तो जो उसमें हमारा ऊपर वाला पोर्शन होगा वो हमारा मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नीचे वाला है वो हमारे एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी जो ए हो गया, इसमें ए हो गया हमारा मास नंबर और जेड हो गया हमारा इसमें एटॉमिक नंबर। उसके बाद हमने आइसोटोप्स को देखा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को देखा कि उनके एप्लीकेशंस को, उनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। और लास्ट हमने क्या देखा इसमें आइसोबार्स के बारे में। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश होता है, जिसमें हमने 3 लेक्चर के अंदर अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से लेके अच्छे तक कंप्लीट कराए। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 4 की पूरी डिटेल्स थी, जहाँ जहाँ पे हमने काफी सारी चीजें सीखी, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। ये चैप्टर हमारा चैप्टर 3 से भी रिलेटेड था, तो हमें काफी सारी चीजें चैप्टर 3 की यहाँ पे रिपीट करने को भी मिली।